कांग्रेस पार्टी को ये जो तमाम दरबारी नेता हैं इनसे फौरन छुटकारा मिल जाना ये है कि जब तक आप पुरानी तरीके से कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या पुराने तरीके सोच रही है और जब तक पुराने तरीके सोचती रहेगी रणनीति बनाती रहेगी तब तक कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। आज कांग्रेस पार्टी कमजोर है इसका मतलब ये थोड़ी कि आने वाले 20 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ऐसी ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी 67 सांसद जो है वो कांग्रेस से इन्होंने लेके गए हैं। कम से कम 500 के आसपास जो विधायक है वो अलग अलग पार्टियों से विपक्षी पार्टियों से इन्होंने अपने पार्टी में लिए हैं। यही इनकी पोल नहीं राहुल गांधी को हम लोग क्यों ना देखें? इतने जबरदस्त हमारे स्टार विचारक हैं। हम 24 घंटा राजनीतिक बात करते हैं। मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं? आशुतोष का कांग्रेस प्रेम जग जाहिर है। कांग्रेस को जितनी उम्मीद नहीं है उससे ज्यादा उम्मीद आशुतोष को है कि राहुल गांधी एक दिन पीएम जरूर बनेंगे। आशुतोष के इसी उम्मीद पे कांग्रेस कायम है, नहीं तो 2024 में राहुल एमपी भी बन पाएंगे यह भी पक्का नहीं है। आइए देखते हैं आशुतोष का कांग्रेस प्रेम। नीति में जो है अपनी नीतियों से रीतियों से अपने विरोधियों को भी प्रभावित करके अपने तरफ ले आना, ये राजनीति में तो आवश्यक अपेक्षा है और ये करना गलत कहां से है? मैं अपने विचार दर्शन से मैं तो हमेशा प्रयत्न करूंगा कि अंजना जी भी हमारी तरफ आ जाए। क्या आप कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे थे, अब आप कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गए। हाँ, कांग्रेस के जो सिद्धांत उससे मुक्त कर रहे हैं युक्त बीजेपी। अब कांग्रेस के सिद्धांतों से मुक्त कांग्रेसियों को अगर भारतीय जनता पार्टी में लाया जाता है तो वो उसमें गलत क्या है? अतुल जी, अमेठी से मैं शुरुआत करती हूं क्योंकि वो एक नजीर बनने वाली जगह है आप लोगों के लिए। राहुल गांधी वहां पर नंबर 2 पे रहे, स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया जो कि मतलब विरासत वाली सीट थी पूरे परिवार के लिए। वहां पर क्या किया आप लोगों ने 5 साल में जिससे आपको लगता है, कितनी बार राहुल जी वहां पर गए जिससे आपको लगता है कि आप बाजी पलट देंगे और नंबर 2 से नंबर 1 पोजीशन पे फिर आ जाएंगे? नहीं, ऐसा है कि काम तो वहां पर हुआ है लेकिन इनकी रीति नीति की जो बात थी तो ये इनकी रीति नीति में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आती है क्या? इनकी ये रीति नीति की वजह से सारा विपक्ष इनके पास आता है। 165 जो सांसद है वो बाहरी पार्टियों से आए हुए बीजेपी में है। ये पन्ना प्रमुख वाली बात मैं खोल के रखता हूं। अभी 67 सांसद जो है वो कांग्रेस से इन्होंने लेके गए हैं। कम से कम 500 के आसपास जो विधायक है वो अलग अलग पार्टियों से विपक्षी पार्टियों से इन्होंने अपने पार्टी में लिए हैं। यही इनकी पोल खुलती है कि इनकी तैयारी कितनी है, इलेक्शन हारते बराबर दूसरे दिन में ये क्या करते हैं। यही इनका सारा चिट्ठा जो है सामने आता है। 2024 में पुलवामा नहीं है और 2024 में 2014 की तरह झूठ-मूठ का आरोप भी नहीं है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा आपको नाम अच्छे से याद है लेकिन नहीं देखना ही चाहिए हमको। नांदेड़ में हमको खूब नहीं राहुल गांधी को हम लोग क्यों ना देखें? इतने जबरदस्त हमारे स्टार विचारक हैं, क्यों ना देखें उनको? पीएम इतना बोलते हैं जी, फिर आप लोग गीता कोड़ा को ले आते हैं, मतलब क्या सोचकर? नहीं मुझे वो भी मुझे बताइए गीता कोड़ा पर भ्रष्टाचार का कौन सा मामला है? गीता कोड़ा किस मामले में जो है अभियुक्त है? खुद नहीं, वो खुद तो नहीं है, वो खुद तो नहीं है लेकिन अब अगर श्रीमान राजीव गांधी पे बोफोर्स का आरोप लगा था तो सोनिया गांधी को जो है अभियुक्त के कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते ना। राहुल गांधी पर 420 का केस बना है तो उसके कारण जो है प्रियंका वाड्रा पर तो केस नहीं चल सकता ना। ठीक है, ये तो भारतीय जवाब देना चाह रहे हैं, फिर आ रही हूं तुरंत अतुल जी। देखिए, गीता कौड़ा क्यों वहां पे है? मधु कौड़ा की वजह से। तो ये जो पूरी ताकत है गीता कौड़ा की वो मधु कौड़ा की वजह से। आप गीता कौड़ा को लेने का मतलब यह है कि मधु कौड़ा के सारे जो आरोप लगे थे उसको आप सैंक्टिफाई कर रहे हैं, सीधी सी बात यह। और ऐसा एक नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सारे वो नियम तोड़ दिए हैं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी का उदाहरण देख लीजिए, मुकुल राय का उदाहरण देख लीजिए आप। तो कहने का प्रश्न यह है कि जो जीता वही सिकंदर। और मुझे यह लगता है कि जब हम 400 सीटों के बारे में बातचीत करते हो, असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई क्या? भारतीय जनता पार्टी 272 सीटें लेकर आ रही है या नहीं लाई? अगर 272 सीटें लेकर आ रही है तो 273 हो रहा है या 373, उससे कोई मतलब नहीं। उनकी सरकार तीसरी बार बनेगी अगर 272 लेके आएंगे। अगर 271 रहेगी तो दिक्कत होगी। इतने गीता कोड़ा या जिनका भी आपने नाम लिया, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी का किसी का, ये तमाम मुद्दे होते हुए सीबीआई, ईडी ये करते हैं वो करते हैं, बावजूद इसके विपक्ष का नैरेटिव सेट इन क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरा ये प्रश्न है। तो आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसी स्थिति में है जो आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में थी। यानी एक पार्टी का एक छत्र, उसका प्रभाव है, उनके नेताओं पे लोगों का विश्वास है और पार्टी का संगठन जबरदस्त है। विपक्षी पार्टियां उस वक्त जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एक से एक दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हैरानी से देख रहे हैं आप, कोई 10 सीट लेकर आया था, कोई 25 सीट लेकर आता था, कोई आज तो कोई 40 सीट भी लेके नहीं आया। जो भारतीय जनता पार्टी आज एक छत्र राज कर रही है, यह भारतीय जनता पार्टी 1952 से लेकर 1984 तक
7% वोट लेकर आई। आप 30 साल का सफर, 7% वोट। पहली बार इनकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर बनती 1990 में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की पूरी यात्रा बेकार थी? आज कांग्रेस पार्टी कमजोर है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आने वाले 20 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ऐसी ही रहेगी। तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। कांग्रेस को देखिए अपने आप को रीइन्वेंट करना, रीइन्वेंट करने का मतलब ये कांग्रेस पार्टी को ये जो तमाम दरबारी नेता हैं इनसे फौरन छुटकारा मिल जाना है। या तो इनको पार्टी से निकाल दीजिए, या अगर ये पार्टी के साथ रहेंगे तो पार्टी इनके साथ आगे नहीं बढ़ सकती। इन्हीं की वजह से, इन्हीं दरबारियों की वजह से कांग्रेस पार्टी की आज ये हालत दिखाई पड़ती, इन्हीं दरबारियों की वजह से। निकल यहां से, तू कौन है? चाहे आप, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मध्य प्रदेश आप किन की वजह से हारे? आप जीता हुआ चुनाव हार गए। आप राजस्थान आप जीत सकते थे, सेंटर लगातार कह रहा था कि आप 30% एमएलए के टिकट काट दीजिए, अशोक गहलोत तो नहीं काटा। अंत में वही 30 विधायक जो थे वो आपके लिए भारी पड़ गए। तो मेरा कहना यह है कि जब तक आप पुरानी तरीके से, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या, पुराने तरीके सोच रही है, और जब तक पुराने तरीके सोचती रहेगी, रणनीति बनाती रहेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। तो मेहनत को लेकर मैं हमेशा मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो टीम है वो मेहनत बहुत करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी के लोग भी मेहनत नहीं करते। अब आप राहुल गांधी को देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल गए ना, वहां से मणिपुर से आ रहे, ये भी तो एक तरीके की मेहनत। प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम यह है कि जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों को जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और अगर पहुंच भी रहा है तो जनता के अंदर इस बात का भरोसा नहीं है कि दरअसल आप वो शख्स हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो जब उसको चुनना होता है कि यार ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हैं, बहुत दिक्कतें इनके समय में हैं, लेकिन शायद ये बेहतर तरीके से हमारी समस्या का समाधान, तो आदमी उधर चला जाता है। और ऐसा उस वक्त होता है, ऐसा एक समय में होता है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल सिस्टम या फॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी नीचे चली जाती। क्या भारतीय जनता पार्टी जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में थी, क्या उनका नेतृत्व कमजोर था? क्या लाल कृष्ण आडवाणी का नेतृत्व कमजोर? तब भी आरएसएस था, तब भी आरएसएस के संबंधित तमाम तरीके के संगठन थे, लेकिन लोगों को यह भरोसा नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में देश की समस्याओं का समाधान हो सकता है। उस वक्त लोगों ने राजीव गांधी को वोट दिया, इंदिरा गांधी को वोट दिया, जवाहरलाल नेहरू को वोट दिया। आज बिल्कुल वही स्थिति है। ने बात कही कि साख बनाना। अब देखिए 1985 में राजीव गांधी कह रहे थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं, 85 पैसे लोग बीच में खा जाते हैं। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल 2014 तक क्या टेक्नोलॉजी नहीं आई थी? क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? लेकिन ये डीबीटी 2014 तक नहीं ला पाए, और ये सिर्फ बातें करते रहे डीबीटी को लेके। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं और जो है पिछले 5 वर्षों में 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में पहुंच जाते हैं। अब अगर आप अंदाज लगा लीजिए 85% जो है, अगर राजीव गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने वाला अगर बीच के लोग खा जाते तो 27-28 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए पहुंचते नहीं लोगों के खातों में। तो जब आप जो है साख पैदा करते हैं, जब 80 करोड़ लोगों के घरों में जो है राशन पहुंचता है, आप कह रहे थे कि हम जो है फूड की गारंटी देंगे, लेकिन राशन कौन पहुंचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। आप कह रहे थे मकान मिलना चाहिए, छत होना चाहिए हर किसी को। ये गांधी जी जब स्वराज का आंदोलन कर रहे थे तब भी यही था कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन मकान मिलता कब है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मिलता है। शौचालय निर्मल ग्राम योजना तो मैं कांग्रेस के जमाने में कितने दिनों से सुन रहा था, लेकिन 11 करोड़ लोगों को शौचालय कब मिलता है? जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं। 10 करोड़ लोगों को रसोई गैस कब मिलती है? जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं। 13.5 करोड़ लोगों को जो है अगर घरों में हर घर नल से जल कब पहुंचता है? जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं। 2.5 करोड़ लोगों को जो उनके घरों में बिजली कब पहुंचती है? जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं। तो जब आपकी साख बनती कब है? जब आप डिलीवर कर पाते हैं। और डिलीवर कर, भाई हम अनुच्छेद 370 पर बातें जो है 1951 से कर रहे थे, लेकिन हम उसको डिलीवर, जब हमारे पास जैसे ही बहुमत आया हमने कोई संकोच नहीं किया। राज्यसभा में हमको पूर्ण बहुमत तब भी नहीं था, लेकिन हमने उसका प्रबंधन किया और अनुच्छेद 370 में संशोधन किया। उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं। ठीक है अतुल जी, अपने बिहाफ पर जनता को पीएम ने काम पे लगा दिया है कि जहां हम कम अंतर से हारे हैं वहां पर आप हमें इस बार जिताएंगे। देखिए एक समझदार, और जो मैं शातिर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, गलत शब्द है, एक समझदार और एक चालाक लीडरशिप का काम ये होता है कि हमेशा अपने पार्टी वर्कर को या जनता को काम में लगाए रखो। वो एक अच्छी लीडरशिप का प्रदान। लेकिन जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि 2009 में आप देखिए, 2009 के पहले इस देश के अंदर कितने तरीके के ब्लास्ट हुए थे, 2008 में कितने तरीके की मंदी हुई थी, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास जो लीडरशिप थी, आज तो वैसी लीडरशिप दिखाई नहीं पड़ती। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, आप यू नेम देम। राजनाथ जी अध्यक्ष, फिर बाद में गडकरी साहब। लेकिन मनमोहन सिंह, जिनको कहते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री थे, 65 सीटों का इजाफा हुआ था कांग्रेस पार्टी में। क्यों हुआ था?
लाल कृष्ण आडवाणी और मनमोहन सिंह के बीच में हिंदुस्तान की जनता ने मनमोहन सिंह को चुना था, लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं चुना। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है उस वक्त लोगों को लगा कि मनमोहन सिंह शायद उनकी समस्या का समाधान ज्यादा कर सकते हैं। 2014 में लगा कि नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, कोई और करेगा तो किसी और का रास्ता हो जाएगा। हो सकता है आज जनता ये सोचे नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, हो सकता है जनता के मन में ये कोई और कर सकता है। इसी सरकार में अब विश्वास नहीं रहा जनता का, गिरा देंगे हम इसको। हिंदू धर्म में पुत्र की नहीं शिष्य की परंपरा रही है। राम के भक्त हनुमान के कई मंदिर आपने देखे होंगे, लेकिन भगवान राम के पुत्र लव कुश का मंदिर नहीं देखा होगा। यह बातें भाजपा ने सोमवार को पीएम मोदी के परिवार पर टिप्पणी करने वाले लालू यादव को जवाब देते हुए कही है। सोमवार को भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ विपक्ष और इंडिया गठबंधन को भी हिंदू विरोधी बताया और करारे जवाब दिए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मैं लालू यादव को बताना चाहता हूं कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 100 छेद है। उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म को मिटाने का कॉन्फ्रेंस करते हैं, उत्तर भारत में हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं, जिनके सरकार की शिक्षा मंत्री पोटासियम साइनाइड बताते हैं, रामचरितमानस और हिंदू ग्रंथों के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं, अब वो हिंदू होने का सर्टिफिकेट देने लगे। उन्होंने कहा कि लालू यादव को बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में पुत्र का महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का स्थान ऊंचा नहीं था, अर्जुन का स्थान ऊंचा था। भगवान राम ने अपनी समस्त शक्तियां हनुमान को दी, द्रोणाचार्य ने विद्या पुत्र अश्वत्थामा को नहीं अर्जुन को दी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा है, पिता पुत्र परंपरा नहीं है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रविवार को पटना में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया था। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। वह राम मंदिर के बारे में डींगे मारते रहते हैं, वह सच्चे हिंदू नहीं है। हिंदू परंपरा में बेटे को अपने माता पिता के निधन पर अपना सिर और दाढ़ी मुड़वानी चाहिए। जब मोदी की मां की मृत्यु हुई तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ?